Okay. Last day I have solved one of the numericals from NCERT. Today I am going to solve second NCERT numericals. Okay. तो लास्ट क्लास का कोई प्रॉब्लम है किसी को कुछ पूछना है? एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन अबाउट द लास्ट क्लास, लास्ट फिजिक्स क्लास? नो. चलिए, तो यहाँ पर जैसा कि ये एनसीईआरटी का सेकेंड न्यूमेरिकल्स जो है, इसमें एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज. तो हम लोग ने मैंने डिस्कस किया था कि जैसे अगर ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर साइज है तो हम इसको लेंगे HO, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो U से लेंगे. वो कनकेव मिरर की सामने में रखा हुआ 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब -25 सेंटीमीटर. देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव वेदर इट इज ऑफ कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर. सो इट डजंट मैटर कनकेव होता है या कन्वेक्स होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे नेगेटिव ही लेना है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में रहता है. U इज -25 सेंटीमीटर. ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग मुझे लगाना है हम लोगों को कि फोकल लेंथ कनकेव का है. कनकेव का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. तो -15 सेंटीमीटर क्योंकि ये लेफ्ट साइड है. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? तो कहाँ पर स्क्रीन प्रेस करना है जो कि शार्प इमेज बने? मीन्स वी हैव टू फाइंड V. Find the nature and size of the image. चलिए जी, लेट्स स्टार्ट. तो फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है 1/V + 1/U = 1/F. 1/V हमें V निकालना है, तो 1/V ऐसे ही रहने दीजिए, U को शिफ्ट कीजिए 1/F - 1/U. 1/F, F is -15 minus U is -25, means it may be written as 1/25 - 1/15. क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हो गया तो इसको पहले लिख दिया, ये नेगेटिव तो इसको बाद में लिख. अब 25 और 15 का एलसीएम. देयर इज अ फंडा ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ 25 एंड 15. जो भी बड़ा होगा उसके टेबल पढ़ेंगे, जहाँ पर मैच कट जाएगा वहाँ पर रुक जाएंगे. 15 और 25 में बड़ा कौन है? 25. 25 का टेबल पढ़िए. 25 2 जा 25 1 जा 25. 15 में नहीं आता. 25 2 जा 50. 15 नहीं आता. 25 3 जा 75. 15 में आ जाता है. तो 75 आपको एलसीएम. 25 3 जा 1 3 जा. 15 5 जा 1 5 जा -2/75. ये हो गया आपको 1/V. याद रखिएगा ये 1/V. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी को V मान लेते हैं, या फिर क्या, हाँ, इसी को V मान लेते हैं, रेसिप्रोकल नहीं करते हैं. और V आपका क्या हो जाएगा? -75/2. दैट विल बी, जाहिर सी बात है 37 का डबल होता है 74, तो 37.5 हो जाएगा, -37.5 सेंटीमीटर. अब देखो जी, यहाँ से क्या क्या पता चलता है. सबसे पहले माइनस साइन बताता है कि मेरा इमेज क्या है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स कि रियल बन रहा है. माइनस साइन मतलब रियल. एक नेचर तो मुझे पता चल गया. अब V मुझे क्या पता चला? 37.5 मीन्स इमेज विल फॉर्म 37.5 सेंटीमीटर on the side of the object. मीन्स हमें जो स्क्रीन रखना पड़ेगा वो कहाँ पर रखना पड़ेगा? 37.5 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा. ये हो गया. इमेज का डिस्टेंस पता चल गया,
इमेज कैसा है, रियल है। अब हमें क्या निकालना है, साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज मैग्नीफिकेशन में निकालेंगे, ये होता है HI/HO इज इक्वल टू -B/U, दोनों फार्मूला होता है। चलिए जी ले लो इसको, मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन को हटा दो, HI हाइट ऑफ द इमेज नहीं मालूम, लिखो HI। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है 4 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू माइनस, तो लिख दीजिए V आपको क्या है, V आपका निकला है, देखो यहाँ पर इजियर होगा कि हम लोग फ्रैक्शन डेसिमल वाला ना लेके फ्रैक्शन वाला ले, तो फ्रैक्शन 75/2 है, तो U ले लीजिए, सॉरी V है ना, हाँ V हो गया 75/2, 75/2 V डिवाइडेड बाई U, U मेरा कितना है -25, माइनस ये फॉर्मूला वाला है, V पॉजिटिव लिख दिया, सॉरी V पॉजिटिव नहीं, V भी तो नेगेटिव है, ये फिर माइनस हुआ, -V/U, तो माइनस तो फॉर्मूला वाला हो गया, फिर V के साथ भी माइनस लगा, वो माइनस यहाँ पे आ गया, डिवाइडेड बाई U, U के साथ भी माइनस, वो यहाँ पे आ गया। अब इसको अरेंज कर लीजिए भाई, HI/4 इज इक्वल टू 75/2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू 1/-25। HI को इधर रहने दो, इसको पहले सॉल्व करो, 25 3 था, -3/2 इंटू 4, 2 2 -6। अब आपको क्या आया, -6 सेंटीमीटर। अब देखो जी, यहाँ का जो माइनस साइन है दैट शोज कि इमेज मेरा इन्वर्टेड है, उल्टा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ठीक है। और साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का क्या था, 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का था 4 सेंटीमीटर, तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा HI/HO, दैट मीन्स 6/4, 3/2, 1/2 सेंटीमीटर, मीन्स 1.5 गुना बना। इमेज क्या बना, ऑब्जेक्ट का 1.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जितना है उसका 1.5 गुना, 2 गुना नहीं, 1.5 गुना, 1.5, तो इनलार्ज्ड में होगा। अब देखो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल गया, क्या क्या है भाई, रियल जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया, दूसरा इन्वर्टेड जो कि हमने उसके बगल में फाइंड आउट के नीचे, फिर इनलार्ज्ड, रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज्ड। एनी कंफ्यूजन, एनी ऑफ यू? हाँ जी, किसी को कोई परेशानी? ओके फाइन, थैंक यू। तो ये हमारा था NCERT का क्वेश्चन। 1 मिनट, मैंने अभी ये मंगवाया है आपको HC वर्मा का क्वेश्चन, मैं उससे देख के बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपके क्लासमेट ने क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नीफिकेशन में CM नहीं होगा। यस, मैग्नीफिकेशन में CM नहीं होगा, क्योंकि ये रेशियो होता है, गुड वो बाई मिस्टेक लिखा गया था, तो मैग्नीफिकेशन में CM नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। Z, वेल डन Z। चलो जी, अब हम लोग देखेंगे क्या, दूसरा क्वेश्चन। वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम कमिंग बैक, जस्ट रुकना तुम लोग। चलो जी, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आप देख बोरो किया है, वो
ये है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 20 सेंटीमीटर from a convex mirror, focal length 25 centimeter. So you have to find the image distance and also tell us about the nature of the image. तो सबसे पहले आप लिख लो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया 20 सेंटीमीटर, मतलब u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर. u नेगेटिव लिया जाएगा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव एज इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, वेदर कन्वेक्स हो या कनकेव हो. तो u -20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर. अब बताओ तो फोकल लेंथ इसका जो 25 सेंटीमीटर है कन्वेक्स मिरर का, ये पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? एनी ऑफ यू फास्ट? कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव? वेरी गुड, पॉजिटिव. तो फोकल लेंथ विल बी +25 सेंटीमीटर. चलिए जी, अब हमें फाइंड आउट करना है v. 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f. v को निकालना, v इधर रहने दीजिए. 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. वैल्यू पुट करो. 1/25 माइनस 1/-20. माइनस तो ये फॉर्मूला वाला -20 आ गया वो. इट विल बी अल्टीमेटली बिकम 1/25 + 1/20. तो 25 और 20 कैल्शियम फिर मैंने जैसे बताया था बड़े वाले के टेबल पर रहेंगे. 25 1 से 25, 20 में नहीं आता है. 25 2 से 50, 20 में नहीं आता है. 25 3 से 75, 20 में नहीं आता है. 25 4 से 100 आ गया, तो ये 100 हो जाएगा इसका एलसीएम. 25 4 से 1/4 का, 25 5 से 1/5 का, मीन्स इट विल बी 9/100. तो ये मेरा हो गया 1/v. तो v क्या हो जाएगा? 100/9. तो देखिए 9 11 का 99 होता है, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे 99 सेंटीमीटर. 99 पॉइंट समथिंग होगा, 1.1 भी नहीं होगा शायद, 0.0 जाके कुछ आएगा, बट वी विल टेक 99 सेंटीमीटर v. चलिए ये आपको, अब ये पॉजिटिव आ रहा है. दैट मीन्स कि मेरा इमेज क्या है? बताओ, कोई बताएगा? पॉजिटिव अगर आ रहा है तो इमेज क्या है? कैसा है? रियल है, वर्चुअल है? आई गॉट अ मैसेज. अरे यार मैं गड़बड़ क्या कर रहा हूँ. हाँ, ये 11 हो जाएगा बाबू. 9 11 मैं 99 बोल रहा हूँ, 99 लिख रहा हूँ 11 से. तो ये आपको क्या हो जाएगा? वर्चुअल. पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा? वर्चुअल. ठीक है. तो वर्चुअल इमेज एंड इट विल बी, इमेज विल बी (11 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर. मिरर के बिहाइंड मिरर. ठीक है. अब आ जाते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं हम लोग? नेक्स्ट निकालना हमें नेचर. तो एक तो वर्चुअल हमें पता चल गया, साइज देख लेते हैं. हाँ, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा. मैक्सिमम मतलब जितना भी वर्चुअल होता है आपको इरेक्ट होता है, बट वो हम लोग मैग्नीफिकेशन से निकालेंगे. मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू, यहाँ पर तो हाइट वगैरह का कोई सीन नहीं, तो -v/u ले लीजिए. -v आपको क्या है? 11. 11 ही ले लो. u आपका क्या है? -20. ठीक है. -v11 और u आपको -20. तो ये हो जाएगा 11/20. अब ये देखिए, अगर इसको डिवाइड करते हैं, डेसिमल दे के 0 उतारेंगे, 25 5 जा 25 जा 110 0.55 0.55. ये मैग्नीफिकेशन हुआ 0.5 है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ है. क्या है? ऑलमोस्ट हाफ. तो
और ये पॉजिटिव भी, पॉजिटिव मतलब यहाँ पर पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि वो इरेक्ट होगा। इमेज कैसा होगा? इरेक्ट। वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया। एक और हम लोग क्या निकालते हैं? रियल इन्वर्टेड। रियल नहीं है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट है। और हाइट इसका कैसा है? तो हाइट देखिएगा 0.1 से कम है, बिल्कुल हाफ है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड हो जाएगा, छोटा। ठीक है, तो नेचर मेरा हो जाएगा क्या? इमेज का वर्चुअल है, इरेक्ट है और छोटा होगा, अराउंड जस्ट हाफ। कोई परेशानी किसी को? ओके, चलिए फिर हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। once again look at the things। देखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो माइनस ले लेंगे। और इमेज डिस्टेंस आपको बोल रहा है कि 40 सेंटीमीटर रियल है। तो रियल जैसा कि अभी बताया, किसने बताया? किसने बताया? आदिति ने बताया, मधु ने बताया। इमेज विल बी टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि ये रियल इमेज है। ठीक है, तो आपको हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया 2 सेंटीमीटर, यू हो गया -20 सेंटीमीटर, वी हो गया -40 सेंटीमीटर। चलिए, तो अब हमें निकालना क्या है? फोकल लेंथ और हाइट ऑफ द इमेज। तो फोकल लेंथ निकालो भाई, 1/v + 1/u = 1/f। तो इसको बस सीधा कर, सीधा लिख दो, 1/f = 1/v + 1/u। 1/v 1/-40, 1/u + 1/-20। 20 और 40 कैल्शियम 20 -1, सॉरी हाँ 40 लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो पता नहीं कि मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। लास्ट टाइम भी 99 लिख रहा था, बोला था 99 और लिखना चाहिए था अभी। एनीवेज, तो 40 हो गया आपको एलसीएम। तो 40 1 40, 1 1 1, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 20 2 40, 1 2 2, तो ये आपको हो जाएगा -3/40। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ = 40/3 नेगेटिव। अब ये 13 3 39 होता है, तो ये 13 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। (13.33 हो जाएगा सेंटीमीटर नेगेटिव। और ये देखिए फोकल लेंथ इसका नेगेटिव आना भी चाहिए था, क्योंकि ये कनकेव मिरर था। अगर नहीं आ रहा था दैट मीन्स कि हम कुछ गलत कर रहे थे। तो फोकल लेंथ आपको क्या हो गया? -13.33 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है? हाइट ऑफ द इमेज। तो हाइट ऑफ द इमेज मैग्निफिकेशन = होता है HI/HO = -V/U। HI मुझे मालूम है, नहीं मालूम है, HI रहने दो। HO मुझे मालूम है 2 सेंटीमीटर, माइनस V कितना है मेरा? -40, U है मेरा -20। ये माइनस माइनस कर दिया, 20 2 42 टाइम्स। तो हाइट ऑफ द इमेज = हो गया ये 2 × 2 -4। अब देखो यहाँ पर -4 आ रहा हाइट ऑफ द इमेज। ये सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये मैग्निफिकेशन नहीं है, ये हाइट ऑफ द इमेज है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज माइनस। सबसे पहले तो ये माइनस क्या डिनोट करता है बताइए? तो ये माइनस का मतलब क्या हो गया? इमेज कैसा होगा? इट्स रिगार्डिंग हाइट, ध्यान। यस, इन्वर्टेड।
क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और मैग्निफिकेशन जैसा कि देखने से तो लग रहा है आपको कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 है और हाइट ऑफ द इमेज 4 है, तो ट्वाइस होना चाहिए। मैग्निफिकेशन निकाल के भी देख लो भाई, HI/HO, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, ट्वाइस। मैग्निफिकेशन इज ट्वाइस, मीन्स इमेज विल बी ट्वाइस लार्जर देन ऑब्जेक्ट, दुगुना है। हाइट ऑफ द इमेज में निकल गया और आपको फोकल लेंथ में निकल गया, और ये भी पता चल गया मैग्निफिकेशन कैसा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू जैब, थैंक यू। अ कनकेव फॉर्म्स an inverted image of an object placed at a distance of 12 cm from it if the image is twice as large as the object, where is it formed? चलो ये क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। मेरी आवाज़ तुम लोग को जा रही है ना? कॉपी विजिबल है? चलो गुड। तो कनकेव मिरर के बारे का ये तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको। इन्वर्टेड इमेज बनाता है of an object placed at a distance of 12 centimeter. ऑब्जेक्ट है 12 सेंटीमीटर, मतलब -12 सेंटीमीटर। If the image is twice as large as the object, means magnification मेरा हो गया 2. Where is it formed? Information बस इतना ही है। A concave mirror forms an inverted image of an object. Inverted image of an object placed at a distance, और बनाता क्या है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। placed at a distance of 12 centimeter, -12 cm, ठीक है। if the image is चलो गुड। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हाँ तो इसमें क्या करेंगे, मेरा u पता है, मैग्निफिकेशन पता है, तो मैग्निफिकेशन से हम लोग निकाल सकते हैं -v/u करके। मैग्निफिकेशन की जगह पे 2 पुट कर दो, ठीक है, माइनस रहने दो। v मुझे नहीं मालूम है, v अननोन रहेगा, v लिख दो। u मेरा -12 है, तो अल्टीमेटली मुझे हो क्या जाएगा, -1 कैंसिल, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 2 जा 24। लेकिन इन्वर्टेड इमेज में पॉजिटिव कैसे आ सकता है यार? सेकंड, आई नीड टू लुक एट द क्वेश्चन। अ कनकेव मिरर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at a distance of 12 cm from it if the image is twice as large as the object where it is formed. Where is it formed? u आपको -12 सेंटीमीटर हो गया, मैग्निफिकेशन मेरा 2 हो गया, मैग्निफिकेशन 2 हो गया, ठीक है। अच्छा यस, मैग्निफिकेशन आपको इन्वर्टेड इमेज बनाना, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, -v/u, नेगेटिव में हो गया। चलिए, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, -24 सेंटीमीटर। तो आपका v आपको क्या, माइनस बोलने का मतलब क्या हो गया, मेरा इमेज कैसा है, रियल, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। निकालना क्या था मुझे इसमें, वेयर इज इट फॉर्म, तो ये आपको बनेगा इमेज विल फॉर्म्ड at 24 centimeter from pole on the same side of the object. Is it clear to all of you? सबको समझ में आया है?
देखिए इसमें चूंकि इन्फॉर्मेशन कुछ कम दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ इन्फॉर्मेशन अ कनकेव मिरर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at a distance of 12 cm from it. If the image is twice as large as the object where is it formed. तो अगर वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इमेज अगर उसका दुगुना बनता है, ट्वाइस बनता है, तो बताओ इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए u मैंने ले लिया -12 सेंटीमीटर, m हो गया मैग्निफिकेशन -2, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड इमेज है तो भाई उसको नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, तो फिर m इज इक्वल टू -v/u, ये पुट करेंगे -2 माइनस, तो फॉर्मूला वाला ही हो गया। v आपको एक मिनट हाँ ठीक है, तो ये -v हो गया और u आपको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ -12 सेंटीमीटर, अल्टीमेटली ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको -24 सेंटीमीटर। तो माइनस का मतलब क्या, रियल, क्योंकि इमेज डिस्टेंस में ये आ रहा है, तो ये आपको कहाँ बनेगा 24 सेंटीमीटर रियल इमेज बनेगा, मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर है? मधु, चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें डेटा क्या दिया हुआ है, u है -20 सेंटीमीटर। send me the next question. f is equal to -15 centimeter and h is equal to 1 centimeter. Height of the image is 1 centimeter. Okay, तो आपको निकालना क्या है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -20 सेंटीमीटर, ये डेटा दिया हुआ है। फोकल लेंथ दिया हुआ -15 सेंटीमीटर, ये साइन वाइन आपको लगाना नहीं, पहले से मौजूद है। हाइट ऑफ द जैद, ये हाइट ऑफ द इमेज है या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है? जैद, आर यू गेटिंग माई वॉइस? इज इट हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट? एच जो आपने मेंशन किया है, एक बार बताइए मुझे, देखिए क्वेश्चन जो आपने दिया है। As it is not clear in the data, find the position, size and nature of the image formed by a spherical mirror from the following data: u -20 centimeter, f -15 centimeter, h is equal to 1 centimeter. Yes, that आपकी वॉइस आ नहीं रही है, आप बोल रहे हैं क्या, कुछ मैसेज कीजिए। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, थैंक यू। HO, तो इसका मतलब HO है। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है मुझे पोजीशन। पोजीशन जाहिर सी बात है मुझे V निकालना होगा। साइज मतलब HI निकालना होगा। नेचर ऑफ द इमेज, नेचर आप लोग जानते हैं कैसा इन्वर्टर है वगैरह 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 निकालना होता है। चलो जी देख लेते हो, तो हम लोग इसको 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v मुझे इस तरफ रखूंगा और 1/f इज इक्वल टू -1/u। 1/-15 -20, ये हो जाएगा 1/20 - 1/15। एलसीएम निकालने के सेम फंडा, 20 का डबल करो 40, 60 और 60
60, यस 23 से 60 और 60 आपको 15 में आता है, 3 - 4, तो ये हो जाएगा -1/60, तो v हो जाएगा आपको -16 सेंटीमीटर। नेगेटिव शो करता है कि ये आपको कैसा है, रियल इमेज। याद रखिएगा, अगर इमेज डिस्टेंस में आपको साइन क्या शो करता है, रियल या फिर वर्चुअल। नेगेटिव है तो रियल और पॉजिटिव है तो वर्चुअल। वन सेकेंड, मार्क पॉइंट कि अगर इमेज डिस्टेंस में नेगेटिव शो करता है तो इसका मतलब रियल इमेज है, और पॉजिटिव शो करता है तो वर्चुअल इमेज है। तो ये -60 है तो रियल इमेज है, मीन्स इमेज फॉर्म करेगा 60 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकेंड, हाइट निकालना है आपको, तो हाइट जानते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO - V/U। मैग्निफिकेशन तो मुझे अभी है नहीं, तो हाइट ऑफ द इमेज लिख दो। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है और इज इक्वल टू -V कितना है, V मुझे है, V हमने फाइंड आउट किया -60, तो -60। U कितना है मेरा, -20, 3 टाइम्स, तो हाइट ऑफ द इमेज हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखो जी, सॉरी बोला ये कैसे हो गया, हाइट है -3 सेंटीमीटर, तो माइनस क्या शो करता है मेरा, इन्वर्टेड। इमेज में अगर हाइट नेगेटिव है दैट मीन्स कि मेरा इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है। अब उसका हाइट ऑफ द इमेज निकल गया -3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या था, 1 था, तो ये आपको 3 टाइम्स बनेगा, तो ये क्या बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। मैग्नीफाइड बनने का मतलब एनलार्ज्ड, 3 टाइम्स एनलार्ज्ड बनेगा, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर था, ये आपको 3 सेंटीमीटर, 3 टाइम्स एनलार्ज्ड बनेगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, तो मुझे क्या क्या पता चल गया कि भाई रियल इमेज है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड। तो इस तरह से हमें प्रॉपर्टी या नेचर हमें पता चल गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अभी तक कोई? Just end with the next question. न्यू एंट्री भी कुछ हैं, जैसे माधवेंद्र हैं और अभी सरोज भी आया था, कशिश भी थे, पता नहीं फिर चलेगा। तो आप लोगों को कोई, अच्छा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अच्छा, यू विल गेट द होल थिंग इन द वीडियो। ठीक है, यूट्यूब वीडियो जो अपलोड करेंगे वहाँ पर आपको जो डिस्कनेक्शन वाला पोर्शन वो मिल जाएगा, जो नेटवर्क से प्रॉब्लम हो रहा है, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो हो जाएगा -32 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 32 सेंटीमीटर, तो इट विल बी -32 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। द इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज। तो कुछ चीज़ मेंशन कर दिया है कि इमेज मेरा रियल है और इन्वर्टेड है और 3 सेंटीमीटर इन साइज है। हाइट ऑफ द इमेज इज 3 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर निकालना है एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज निकालना है, मतलब एफ और वी निकालना है। चलो जी, क्वेश्चन पहले ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उसके बाद आपको
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है जिसको नेगेटिव लेंगे, हाइट ऑफ द इमेज दिया हुआ है, और कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है कि वो रियल इमेज बन रहा है और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर रियल इमेज बन रहा है तो वो v जो होगा माइनस में होगा, v नेगेटिव होगा, इन्वर्टेड होगा तो आपको हाइट ऑफ द इमेज जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये जो हमने hi जो लिया है हाइट ऑफ द इमेज, इसको हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा इन्वर्टेड इमेज ये बोल रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। चलिए अब हम इससे यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, v हम निकाल सकते हैं, हाँ जी निकाल सकते हैं। तो देखो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू -V/U, और मैग्निफिकेशन तो हमें पता नहीं बट HI हमें पता है -3 सेंटीमीटर, HO मुझे पता है 2 सेंटीमीटर, माइनस रहने दीजिए, V हमें नहीं पता है, U हमें पता है -32 सेंटीमीटर। अब देखो जी ये कैंसिल हो गया, V मेरा क्या हो जाएगा -3 तो है ही इंटू 32/2, 32 ऊपर चला गया 2 नीचे, ये 16 टाइम्स -48 सेंटीमीटर। तो एज पर द क्वेश्चन नेगेटिव आ गया V क्योंकि रियल बन रहा था, तो माइनस मतलब ये मेरा जो आंसर है बिल्कुल सही है कि जैसा बोल रहा था रियल बन रहा, रियल मेरा मुझे आ भी रहा है। और 40 सेंट तो ये जो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा इट विल बी 48 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा आपको क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ के लिए हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/v, v मेरा क्या निकला भाई -48 प्लस 1/u, u मेरा क्या -32, u मेरा है -32, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा। अब बताइए तो 32 और 48 कैल्शियम कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। तो टेबल नहीं ना आता इसमें, तो कैलकुलेशन और आसान था। 96 हो जाएगा, 96, तो 48 2 ज़ा, तो 1 2 ज़ा, 32 3 ज़ा, 3 ज़ा, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ आपको हो जाएगा 96/5, नेगेटिव में 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको 96 को, 19.2 -19.2 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ मेरा नेगेटिव आना भी चाहिए था क्योंकि ये कनकेव मिरर। इज इट क्लियर? चलो एक आदित्य ने भी क्वेश्चन पूछा, सबको क्लियर है ना? ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज सिर्फ न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे ऐसा कि एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, ये क्वेश्चन है आदित्य का। ऑब्जेक्ट को जब हम प्लेस करते हैं 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, तो ऑब्जेक्ट है तो भाई नेगेटिव ले लेंगे ही, u इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो भेज सकते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज 1/2, m इज इक्वल टू 1/2, मतलब 0.5 भी इसको ले सकते हैं। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3, कहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाए जो कि मैग्निफिकेशन मेरा 1/3
3 हो जाए। गुड क्वेश्चन। मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो क्या, मैग्नीफिकेशन 1/3 का है, ठीक है। अभी क्या 1/2 है। तो इससे हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं भाई, और ये कन्वेक्स मिरर है, ये मेंशन है कन्वेक्स मिरर है, मैग्नीफिकेशन मुझे 1/3 लाना है, और बाकी सब मैंने लिख लिया। चलो ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं -v/u होता है। मैग्नीफिकेशन पुट कर दो 1/2, -v मुझे नहीं मालूम है, u है -60, तो ये हो जाएगा आपको -1 कैंसिल, v इज इक्वल टू हो जाएगा 60/2 मीन्स 30 सेंटीमीटर, v 30 सेंटीमीटर। अब देखो ये पॉजिटिव हो रहा है, और जैसा कि इसने बोला भी कन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल बनेगा। इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बोल रहा है कि किस जगह पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे जो कि इमेज मेरा जो मैग्नीफिकेशन होगा 1/3 होगा। ऑब्जेक्ट को मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को चेंज करना है जो कि मैग्नीफिकेशन हो जाए 1/3। तो इसको हम लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। ऑब्जेक्ट मुझे फाइंड आउट करना है सेकेंड केस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, u इज नॉट नोन इन द केस। देखते हैं, तो मैग्नीफिकेशन ले लो, यहाँ पर सबसे पहले 1/3 माइनस v, तो मुझे पता चल गया v कितना है 30 सेंटीमीटर, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। u मुझे नहीं मालूम है, u अननोन, u मुझे फाइंड आउट करना है सेकंड, इसमें सेकंड पार्ट का जो बोल रहा है, u रहने दीजिए। तो u इधर ले आओगे, फिर हो जाएगा आपको -30 × 3 -90 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन u इधर आएगा 30 × 3 -90, u मतलब कि जाहिर सी बात ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो नेगेटिव होना ही होना है। तो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ठीक है आदिति। चलो गुड। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? किस, हाँ जी, कौन है? आयुष आनंद। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आज क्वेश्चन का ही सेशन चल रहा है। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट की साइज है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। उसको रखा जाता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, u नेगेटिव ऑलवेज, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि ये कनकेव मिरर है, -15 सेंटीमीटर। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Sharp image का क्या concept होता है? At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? What will be the nature and the size of the image? Form drawn in a ray diagram to show the formation of the image in this case. ये क्वेश्चन कहाँ क्या है बाबू? Ayush, are you getting my voice? हाँ बाबू, चलो ठीक है। शार्प इमेज मैं बता दूंगा जनरल, शार्प इमेज एग्जैक्टली मुझे स्टैंडर्ड टाइप तो नहीं लग रहा है, खैर मैं बना रहा हूँ।
एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। चलो ठीक है, गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो जी, तो हमें क्या क्या पता है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, यू पता है, वी पता है, सॉरी एफ पता है। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमें निकालना है v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। गुड, तो आपको हो जाएगा 1/v रहने दो, 1/f हो गया 1/-15। और देखो, और माइनस तो यहाँ पर लिख देंगे 1/u। u मेरा क्या है -30 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो u हमने ले लिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। f ले लिया 15 सेंटीमीटर, ये नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव था नेगेटिव, यहाँ पर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका एलसीएम जाहिर सी बात 30 हो जाएगा एलसीएम, 15 2 -2 और ये +1, तो -1/30। तो इमेज आपको हो गया -30 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव का मतलब रियल। तो आपको जैसा क्वेश्चन में आपको पूछ रहा था, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। तो यहाँ पर लिखिएगा द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड at 30 centimeter on the same side of the object. On the same side of the object. ठीक है, क्योंकि इमेज मेरा क्या बनेगा, रियल बनेगा, तो उसी साइड में होगा। दूसरा क्या बोल रहा है आपको उसमें, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन, सॉरी उसके आगे भी, व्हाट विल बी द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो नेचर तो सबसे पहले लिख दो, पहला रियल होगा, और साइज के लिए तो निकालना होगा यहाँ पर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट hi/ho माइनस v/u। तो hi आपको क्या हो गया, hi मुझे नहीं मालूम है, ho मुझे मालूम है 2, माइनस रहने दो, v मुझे मालूम है -30, u मुझे मालूम है, वेरी गुड, v मालूम मुझे -30, u मुझे मालूम है -30। -1, the height of the image is equal to -2 सेंटीमीटर। देखो जी, तो ये आपको क्या बना, माइनस यहाँ पर क्या शो कर रहा है, इन्वर्टेड। पिक्चर क्लियर है, आप लोगों को दिख रहा है, कॉपी दिख रही है आप लोगों को, विजिबल है? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? चलो गुड। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो, फोकस करो, याद करो इमेज फॉर्मेशन। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज है 2 सेंटीमीटर। ये कब होता था, सेम साइज का कब बनता था? कनकेव मिरर में सेम साइज का कब बनता है? सेम साइज का सेम डिस्टेंस पे। देखो u है 30 सेंटीमीटर, v भी मेरा 30 सेंटीमीटर, कब बनता है सेम साइज का सेम डिस्टेंस पे? When it is the case, कब होता है, कौन सा केस है, याद आ रहा है? बताओ बताओ, नहीं बताओगे तो फिर मैं बता रहा हूँ, फिर बाद बोलो ओह मिस कर गया। चलो मिस ही कर गया तुम लोग। तो हम लोग बनाएंगे अब कनकेव मिरर का फिगर, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको डायग्राम भी पूछ रहा है। गुड क्वेश्चन आयुष आनंद, अच्छा लायो बाबू। चलो जी, तो इसमें मुझे मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे बोल रहा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे ले लो। यहाँ से फोकल लेंथ मेरा कितना निकला है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इसको f मान लो, इसको c मान लो, ये आपको है 15 सेंटीमीटर, ये आपको है टोटल
यहाँ से यहाँ जो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर इसलिए ले लिया है कि याद कीजिए आप लोग क्वेश्चन जो मैंने बताया था, सॉरी इमेज फॉर्मेशन, कि उसमें क्या बताया जाता है कि आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम साइज का कब बनता है, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। सेम साइज का सेम डिस्टेंस पे कब बनता है, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको, हाँ, तो ये आपको दोनों के साइज भी सेम है। ये आपको ऑब्जेक्ट बना ए बी, ये आपको 2 सेंटीमीटर का है, पैरेलल जाएगा, फोकस से आएगा, फोकस से जाएगा, पैरेलल आएगा, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो गया, बट एक्चुअली जो आप बनाएगा वो आपको, अगर यू गो बाय द एग्जैक्ट कैलकुलेशन, तो आपको 2 सेंटीमीटर का आएगा। ये आपको बी डैश और ए डैश, तो ऐसा कुछ इमेज आपका बनेगा। इज इट क्लियर आयुष, आनंद? चलो गुड। तो ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर वो बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो एग्जैक्टली फिगर, वो आपको उसको छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और कोई क्वेश्चन? एनी ऑफ यू, एनी क्वेश्चन? मधु? चलो ठीक है, तो इसमें आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बाकी पे हम लोग फिर नेक्स्ट डे देखेंगे। प्रॉब्लम होगा तो इसको और आगे देखेंगे, ठीक है। एससी वर्मा के मैं वैसे कुछ और क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, बहुत सारा भेजा उसने, मैं नहीं तो नोट डाउन कर लूंगा, उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्लास में आते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्लास हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज के, जब आपको मैज़नी इटली के यूनिफिकेशन के लिए लड़ रहे थे, तो बाकी सब यूरोपियन नेशन में कहाँ कहाँ क्या क्या हलचलें हो रही थी, ठीक है। तो मैटरनिश ने कहा था लास्ट क्लास में, मैंने ये भी बताया था कि मैटरनिश ने क्या कहा था मैज़नी को, कि ये सबसे डेंजरस एनिमी है आज के सोशल ऑर्डर का। बल्कि उसका सोशल ऑर्डर क्या है, इनफैक्ट इट वाज ऑल इन डिसऑर्डर, सब कुछ तो डिसऑर्डर में था, बट कहीं ना कहीं उसे ही ये लोग सोशल ऑर्डर मान रहे थे। So the age of today we are going to discuss the age of revolutions and how the liberal revolutions took place between 1830 to 1848। ये 18 साल की बात हम लोग करेंगे कि किस तरह से लिबरल रेवोल्यूशन हुआ था 1830 से लेके 1848 तक। ओके, After the Congress of Vienna, the autocratic rulers tried to consolidate their powers. In the meantime, liberalism and nationalism arose as a new force which was associated with the revolution. तो कांग्रेस ऑफ वियना हुआ था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस ऑफ वियना में क्या हुआ था भाई, कि जो ये थे, जो भी एक्सपेंशन था इसका, फ्रांस का एक्सपेंशन, उसको रोक दिया गया था, और इसके जो भी नेपोलियन ने उससे जो पार्ट जितवाया था आसपास के इलाकों में, सबको वापस कर दिया गया था। और इसके फर्दर एक्सपेंशन को इस तरह से अरेंज किया गया था कि फर्दर आपको फ्रांस एक्सपैंड ना कर सके। ओके, तो इसी दौरान में ऑटोक्रेटिक रूलर्स जब ट्राई कर रहे थे कि हम अपने पावर्स को फिर से इम्पोज करें, वहीं पर लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की भी हवा उड़ने लगी। In the second half of the 1830s, there were revolutions in France, Belgium, parts of Germany, Italian provinces of the Ottoman Empire, Ireland and Poland। और इसके बाद ये जो बिल्कुल एक वायरस की तरफ फैलने लगी थी नेशनलिज्म और लिबरलिज्म।
आपको फ्रांस तक ही लिमिटेड नहीं रहा, ये बेल्जियम में भी गया, बेल्जियम के बाद फिर आपको जर्मनी स्टेट में गया, इटली में भी गया, कुछ पोर्शन ऑफ ऑटोमन एम्पायर में भी गया, आयरलैंड और पोलैंड में भी गया। These revolutions were not like earlier revolutions which were led by military groups। अब देखिए, इससे पहले जो रेवोल्यूशन हुआ था, जो नेपोलियन ने जो किया था, वो आर्मी को लेके जाता था, बट यहाँ पर रेवोल्यूशन कोई आर्मी नहीं कर रहा था, इसमें सारे मिडिल क्लास के लोग थे, वो भी पैसे वाले। wealthy middle class were part of these revolutions, among whom were professors, school teachers and members of the commercial middle classes। तो जब ये लोग रेवोल्यूशन करेंगे तो भाई सिस्टम क्या होगा, बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि जंग नहीं ले, ये कोई फौज ले जाके जंग नहीं लड़ रहे हैं, ये डेली बेसिस पे आपको जद्दोजहद कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ में। The first revolution took place in France and then spread to other parts of the Europe। In France, the liberal opposition to ultra-conservative government was steadily growing। और वहां पे क्या था, जो कंजर्वेटिव से भी ज्यादा कंजर्वेटिव जो वहां पे गवर्नमेंट हो गई थी, उसके खिलाफ में लोग आवाज उठा रहे थे। ठीक है, अब लोगों ने कहीं ना कहीं लिबरलिज्म का मजा चख लिया था, तब अब उन्हें वापस से कंजर्वेटिव के अंदर आना बिल्कुल अजीब सा सिचुएशन लग रहा था। उन्हें लग रहा था नहीं यार, ये कैसे हो रहा है, वापस से फिर हम गुलाम बन रहे हैं, वापस से ये राजा महाराजा वाला सिस्टम आ रहा है जब हम आजाद हो चुके थे फिर भी। तो देन क्या होता है भाई, द बोर्बोन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया जाता है कांग्रेस ऑफ वियना के बाद, जो 1850 में होता है। दे इंस्टॉल लुइस फिलिप ऑन द थ्रोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। और मैंने बताया था कि जो आपको लुइस 16 था वो तो जा चुका था, अपनी वाइफ, उसकी वाइफ के साथ दोनों को फांसी दे दिया गया था, लेकिन बोर्बोन डायनेस्टी फिर भी यहाँ पर इम्पोज किया गया, इंस्टॉल किया गया। कहीं ना कहीं दूसरा राजा लाया गया होगा बोर्बोन डायनेस्टी से ही, तो उस राजा का नाम क्या था, लुइस फिलिप। ठीक है, as you can see in the book as well, Louis Philippe। okay, so the name of the king was Louis Philippe, जिसको कांग्रेस ऑफ वियना के बाद लाया गया था, इंस्टॉल किया गया था। और ये भाई साहब क्या थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बोलने का मतलब जो लोग इंस्टॉल कर रहे थे उन्होंने कुछ कायदा कानून बना रखा था और कहा था इसको फॉलो करना, वो लोग लिबरल लोग नहीं थे। He was a liberal king। The July Revolution France was a signal for revolution in other parts of the Europe। It led to revolution Brussels and Belgium broke away from the United Kingdoms of Netherlands। और ये इस भाई साहब का भी पर्सनल कैरेक्टर कैसा था भाई, ये खुद लिबरल थे, मतलब राजा तो थे ये, लेकिन खुद अपनी चाहत से कैरेक्टर वाइज ये क्या लिबरल थे, मतलब कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा लूज पड़ जाते थे जब लिबरल लोग आवाज उठाते थे, चलो ठीक है बढ़िया काम कर रहा है, मुझे भी राजा बनने का कोई शौक नहीं है। मैटरनिश वॉज राइट व्हेन ही रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस sneezes the rest of the Europe catches cold। मैटरनिश सिर्फ आपको ये देते हैं, बताता है कि अब क्या होने वाला, कौन क्या करने वाला। मैटरनिश ने इससे पहले मैजनी के बारे में बताया कि ये बहुत ही डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर का, और इससे पहले इसने ये भी कहा था कि जब फ्रांस को छींक आती है तो सारे यूरोप को सर्दी हो जाती है। तो उसी कारण यहाँ पर वही उस फैक्ट को बताया जा रहा है कि इस तरह से फ्रांस को छींक हुई और सारे यूरोप को सर्दी पकड़ ली, मतलब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ और सारे यूरोप में रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। और अल्टीमेटली ये रेवोल्यूशन दिस रेवोल्यूशन वाज केम टू बी नोन एज द जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस। ठीक है, क्योंकि इसमें एक और बात थी कि वहां के जो राजा थे लुइस फिलिप, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे थे। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। मतलब ये छोटा पोर्शन बताया गया है किस तरह से आपको रेवोल्यूशन हुआ, तो बाकी सब पार्ट में भी 18 साल तक चलता रहा। इसी दौरान हम लोग देखेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। An important impetus to nationalist and liberal movement came from successful Greek War of Independence। Greece had been a part of the Ottoman Empire since the 15th century। अभी हमने इसमें बताया था आप लोगों को कि रेवोल्यूशन आपको ऑटोमन एम्पायर के पार्ट्स में भी होने लगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट वेरी ऑटोमन एम्पायर। तो ग्रीस एक ऑटोमन एम्पायर का ही पार्ट था और वहां पर रेवोल्यूशन होने लगा। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप लेड टू द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीस इन 1821। और ये हम 1830 की बात कर रहे थे, ये यहाँ पर शुरू कब से था, 1821 से ही शुरू था।
The Greek patriots fought alone and later they got support from other Greeks living in exile. और इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो लोग एग्जाइल में थे, जो देश से निकाल दिए गए थे गवर्नमेंट के जरिए, उसने भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर दिया। ठीक है, उसने भी सपोर्ट कर दिया। अब थ्रू आउट यूरोप में यह हवा चल गई कि भाई ग्रीस को आजाद कराना है। Many wealthy Americans and Western Europeans took up arms to join Greek revolutionaries। और इस तरह से जो बहुत पैसे वाले लोग थे, यूरोपियंस थे, वो सब भी आपको इसमें पार्टिसिपेट करने लगे ग्रीस को आजाद कराने में। Many other financed the revolution। In this connection, the name of Lord Byron, a renowned English poet, is worth mentioning। और इसी दौरान आपको एक लॉर्ड बायरन का भी नाम आता है, जो कि इंग्लिश पोएट थे तो ये पोएट, बट ये भी रेवोल्यूशन में पूरी तरह से शामिल थे। किस तरह से शामिल हुए भाई? He spent time in Greece organizing funds and supplies, including provisions of the several ships, but died of fever in 1824। और इन्होंने क्या किया भाई? फंडिंग करवाई, उस ग्रीस को आजाद करने के लिए फंडिंग करवाई, शिप्स का अरेंजमेंट किया ताकि लोग वहां जा सकें, इस तरह से। बट अल्टीमेटली इनकी मौत फीवर से हो गई 1824 में। 1824 में इनको फीवर आया एंड ही डाइड अल्टीमेटली। ठीक है, his death helped to create an even stronger European support for the Greek cause। Finally, the Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent state। और फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ट्रीटी थी जो फाइनलाइज किया ग्रीस के इंडिपेंडेंस को, तो इट वाज द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ग्रीस इंडिपेंडेंस। ठीक है, ग्रीस का इंडिपेंडेंस आपको कब हो गया? 1832 में। हाँ होगा, क्यों? नेट खत्म हो गया? अच्छा, रिकॉर्डिंग वो इस पे आ जाएगा। रिकॉर्डिंग अभी नहीं आता है, 24 घंटे के अंदर में आ जाता है, जिसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, उस पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो इस तरह से जब आपको लॉर्ड बायरन का जब डेथ होता है तो और भी ज्यादा केसेस बढ़ जाते हैं, मतलब कि और भी ज्यादा लोगों की चाहत बढ़ जाती है और लोग इस रेवोल्यूशन में और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगते हैं। और अल्टीमेटली 1832 में ग्रीस आजाद होता है और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन किया जाता है। एंड द लॉन्ग एंड डिस्परेट स्ट्रगल ऑफ द Greeks enlisted immense enthusiasm among liberals everywhere in Europe। It was a heroic and epic struggle and became a token of nationalist success। और इसकी जो कामयाबी थी सारे यूरोप के लिए कहीं ना कहीं नमूना था, और सब लोग समझ रहे इसको देख के, ग्रीक के इंडिपेंडेंस को देख के सब लोग इंस्पायर होते थे कि देखो किस तरह से ग्रीस इंडिपेंडेंस हो गया और कितनी मुश्किलात से हुआ, और लोग इससे इंस्पिरेशन लेके खुद भी अपने अपने जगहों पे भी रेवोल्यूशन करते हैं। सो इट वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे। आज थोड़ा कम क्लास हुआ इसका, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा लंबे क्लास चले गए थे। तो फ्रैंकफर्ट असेंबली देखेंगे, रिवॉल्ट इन सिलेसिया देखेंगे, 1848 रेवोल्यूशन देखेंगे, ईयर ऑफ हार्डशिप देखेंगे 1838 का, फिर आपको वुमेन का रोल देखेंगे, और फिर अल्टीमेटली जो सबसे पहला यूनिफिकेशन होगा वो आपको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होगी, और देन आपको यूनिफिकेशन ऑफ इटली होगी, जिसके लिए मैज़ेनी लड़ रहे थे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास। हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। इज इट ओके? एनी कंफ्यूजन इन ऑफ यू? कुछ पूछना है? अच्छा, फोन भी चार्ज नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लाइट नहीं है, दैट्स ऑल्सो एन इशू। चलो ठीक है, तो क्लासेस छूट भी जाएंगे, वैसे हो भी गया ऑलमोस्ट, टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है। चलो नेक्स्ट, बाकी सब लोग प्लीज आप लोग थोड़ा कंटिन्यू रहिए। बहुत सारे लोग का नेटवर्क इशू आ जाता है, क्या आता है पता नहीं, तो थोड़ा नेटवर्क पे थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि क्लासेस प्रॉपरली आप लोग कर सकें। वैसे सारी चीज़ें आपको यूट्यूब में वापस मिल जाती हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्लासेस छोड़ के यूट्यूब भी चिपक जाना। इसलिए यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, मैंने बना के दे दिया,
बट वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं। लाइव क्लासेस अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, बस यहीं पे दे रहा हूँ टीचमेंट पे ही। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस, थैंक्स अ लॉट। अच्छा लगा आप लोग आए और क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट डे फिर हम लोग इस तरह से देखेंगे, क्वेश्चन फर्दर डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, तो फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके ओके बाय। ओके बाय।